पूरा पूरा कोशिश कर रहा है। इसलिए हम तो जो जिसका देश में रहता है उसके ऊपर भरोसा तो रखेंगे, और दीदी हम लोगों का माने दीदी के ऊपर हम लोगों का भरोसा है। कर्मचारी हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़। ये जघन्य घटना 138 साल पुराने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घटी, जो भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक है। कोलकाता के 138 साल पुराने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की सेकेंड ईयर की ट्रेनी डॉक्टर, जो अपने 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद रात 11 बजे अपने माता पिता से बात करती है, अपना हालचाल देती है कि वो ठीक ठाक है। फोन कट करने के बाद वो अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर करती है, जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। इसके बाद रात 2:30 बजे तक वो अपने उन्हीं 4 दोस्तों के साथ ओलंपिक्स देखती है। इसके बाद वो ये कहकर कि आराम करने जा रही है, अपने दोस्तों से विदा लेती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए कोई विश्राम कक्ष नहीं था, इसलिए वो ट्रेनी डॉक्टर हॉस्पिटल में ही बने सेमिनार हॉल में आराम करने चली जाती है। शुक्रवार 9 अगस्त की सुबह उसी ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के पास हॉस्पिटल से फोन जाता है। डॉक्टर के पिता फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से उन्हें एक ऐसी खबर मिलती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर के पिता लगभग बेहोशी की हालत में चले जाते हैं और सोचते हैं अभी रात ही में बात हुई थी उनकी बेटी से, और ऐसा क्या हो गया रात भर में कि उनकी बेटी आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेती है। माता पिता अपने एक रिश्तेदार के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर पीड़िता डॉक्टर के माता पिता के साथ हॉस्पिटल प्रशासन ने अमानवीय व्यवहार की सारी हदें पार कर दी। उनके हॉस्पिटल पहुंचने के 3 घंटे तक उन्हें ना ही कुछ ढंग से बताया जाता है और ना ही उन्हें अपनी बेटी के शव को देखने दिया जाता है। करीब 3 घंटे हॉस्पिटल प्रशासन से गिड़गिड़ाने के बाद कि कम से कम उन्हें अपनी बेटी का चेहरा तो दिखाया जाए, उनके पिता को अपनी बेटी के शव को देखने की इजाजत मिलती है, लेकिन एक निर्देश पर कि वो सिर्फ एक फोटो ले सकते हैं अपनी बेटी के शव में। लेकिन अभी तो उनके पिता को असली धक्का लगने वाला था। जब उन्होंने अपनी बेटी के शव को देखा तो उनके हृदय को बहुत गहरा आघात पहुंचा। पीड़िता का शव लहूलुहान और अर्धनग्न हालत में था। उसकी आंखों से, मुंह से और उसके प्राइवेट पार्ट से खून रिस रहा था। पूरे शरीर पर जगह जगह खरोच के निशान थे, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके दोनों पैर 90 डिग्री अलग थे। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पैल्विक गर्डल न टूट जाए, यानी कमर और पैल्विक एरिया की जोड़ने वाली पूरी हड्डी का स्ट्रक्चर टूटता नहीं है, तब तक पैर इतने सीधे नहीं खींच सकते। जब पिता ने बाहर आके ये बात बताई और शंका जाहिर की कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसका रेप और मर्डर हुआ है, तब यह मामला सुर्खियों में आया। कोलकाता पुलिस भी अंत तक इस हत्या को आत्महत्या बनाने पर जोर दे रही थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। पोस्टमार्टम से यह साफ हो गया कि पीड़िता के साथ रेप किया गया है। उसे इतनी जोर से मारा गया है कि उसके चश्मे का कांच टूट के उसकी आंखों में गड़ गया था, जिससे उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके मुंह से भी खून बह रहा था। पीड़िता के पेट, बाएं पैर, गर्दन में भी चोटें थी। बाद में उसका यौन उत्पीड़न करके उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पूरे कोलकाता में ये खबर आग की तरफ फैल गई। डॉक्टरों में बहुत गुस्सा भर गया। इसी के विरोध में 12 तारीख को देश भर के करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। रेजिडेंट डॉक्टर यानी वो डॉक्टर जो किसी मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग ले रहे हों या मेडिकल की शुरुआती पढ़ाई पूरी कर चुके हों, यानी MBBS की डिग्री पा चुके हों
इसके बाद मेडिकल की किसी एक स्ट्रीम में मास्टर होने के लिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के दौरान ये मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही रहते हैं और हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं भी देते हैं। इन्हीं रेजिडेंट डॉक्टर्स का फेडरेशन है फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स। इसी फेडरेशन ने कोलकाता की घटना को लेकर हड़ताल का कॉल दिया था, जिसका असर देश भर में दिखा। हड़ताल एक दिन की थी, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अनिश्चित काल की हड़ताल की कॉल रही। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में भी ओपीडी के बंद रहने की खबरें आई थी। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही जारी रही। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, यूपी की राजधानी लखनऊ का सबसे प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो या फिर महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल, सब जगह यही आलम रहा। माहौल गर्म होता देख कोलकाता पुलिस भी हरकत में आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में आया था। सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो पुलिस को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो करीब 4:37 पर हॉस्पिटल से बाहर निकलता हुआ दिखा। पुलिस ने उसकी पहचान संजय रॉय के रूप में कर ली। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उससे पूछताछ करना तय किया। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था और वो वहीं पास ही बने पुलिस बैरक में सो जाता था। उसे पुलिस ने बैरक से उठाया। पुलिस को पीड़िता के शव के पास एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था। जब उन्होंने उस हेडफोन को संजय के फोन से कनेक्ट कराया तो वो तुरंत कनेक्ट हो गया। पुलिस का संजय पर शक और गहरा हो गया। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात बताई। संजय एक सिविल वॉलंटियर था जो कोलकाता पुलिस के लिए काम करता था और हॉस्पिटल में बने बूथ में वो बैठा करता था और जो भी मरीज जिनके साथ अपराध की कोई घटना होती थी या एक्सीडेंट से चोटिल मरीज होते थे, उनको वो हॉस्पिटल में एडमिट कराने में मदद करता था। संजय राय पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए खड़गपुर के सलुआ गया था। वो 5 अगस्त से 8 अगस्त तक वहीं रहा और दावा किया कि वो सिविक असिस्टेंट के तौर पर ड्यूटी पर वहां था। 8 अगस्त की सुबह कोलकाता लौटने पर संजय रॉय सबसे पहले आरजी कर हॉस्पिटल गया ताकि एक मरीज को एडमिट करने में मदद मिल सके। मरीज को एडमिट करा कि वो हॉस्पिटल से चला गया, लेकिन उसी रात बाद में वो फिर वापस आ गया। रात करीब 11 बजे संजय उसी मरीज का एक्सरे करवाने के लिए आरजी कर हॉस्पिटल लौटा। इस दौरान उस मरीज का परिवार भी उसके साथ था। उसके साथ कुछ मिनट बिताने के बाद संजय हॉस्पिटल की बिल्डिंग से निकल गया। संजय रात करीब 1 बजे फिर से हॉस्पिटल लौटा और एक दूसरे पेशेंट की मदद की जिसकी सर्जरी होनी थी। इस मरीज की मदद करने के बाद वो हॉस्पिटल कैंपस में ही रुक गया, जहां उसने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पीछे उस पेशेंट के एक रिश्तेदार के साथ शराब पी, जिसे उस हॉस्पिटल में एडमिट करने में उसने मदद की थी। शराब पीने के बाद उसने उस पेशेंट के परिवार को कुछ पैसे देकर मदद भी की और साथ ही उस रिश्तेदार के घर जाने के लिए ऊबर बाइक बुक किया। लगभग 3 बजे संजय हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर वापस गया। कुछ ही मिनटों में वो सेमिनार हॉल में घुस गया जहां महिला डॉक्टर आराम कर रही थी। यहीं पर उसने उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। संजय करीब 40-45 मिनट बाद सेमिनार हॉल से निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में संजय को सुबह करीब 4:37 पर अस्पताल परिसर से बाहर निकलते हुए देखा गया। इसके बाद वो अपने बैरक में वापस आकर सो गया। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद संजय रॉय को बैरक से हिरासत में लिया, जिस पर अब इस अपराध के सिलसिले में बलात्कार और हत्या का आरोप है। पुलिस ने बताया कि सिविक वॉलंटियर संजय रॉय पोर्नोग्राफी का आदी था और उसके मोबाइल फोन में ऐसे कई कंटेंट मिले थे। रॉय, जिसकी उम्र 33 साल थी, जो 2019 में सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस में शामिल हुआ था और कम से कम 4 बार शादी कर चुका था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा उसके मोबाइल फोन में पोर्नोग्राफी की सामग्री काफी परेशान करने वाली और हिंसक थी। हमें उसकी मानसिक स्थिति के बारे में आश्चर्य है क्योंकि ऐसी चीजें देखना काफी अननेचुरल है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि वो अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करता रहा है। रॉय के पड़ोसियों ने बताया कि उसकी पहली पत्नी बेहाला की थी, जबकि दूसरी पत्नी पार्क सर्कस की थी। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने बैरकपुर की एक लड़की से 3री शादी की, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। फिर उसने शहर के अलीपुर इलाके की एक लड़की से शादी कर ली। उन्होंने बताया कि रॉय के घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आना आम बात थी। अलीपुर में पेट्रोल पंप पर काम करने वाली उनकी चौथी पत्नी ने भी घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज कराई थी, जो कानूनी अलगाव मिलने तक जारी रहा। रॉय, जो एक ट्रेंड बॉक्सर है, पिछले कुछ सालों में कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के करीब आ गया, जिसके बाद उसे कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में भेज दिया गया और राज्य द्वारा संचालित
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पुलिस चौकी में तैनात कर दिया गया, जहां ये घटना हुई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को कोलकाता रेप और मर्डर केस सीबीआई के हवाले कर दिया। 14 अगस्त को इस केस में नया मोड़ तब आया जब डॉक्टर सुमन गोस्वामी, जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स के अतिरिक्त महासचिव हैं, दावा किया कि उन्होंने पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है और इसके आधार पर उन्होंने 3 बड़े दावे किए। पहला, पीड़िता के वजाइनल स्वैब में 151 ग्राम लिक्विड पाया गया, जिसमें सीमन भी शामिल हो सकता है। इतना सीमन किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, इसलिए एक से ज्यादा लोगों के इस कृत्य में शामिल होने का संदेह है। और तीसरा, जितनी ज्यादा और गंभीर चोटें हैं वो किसी एक व्यक्ति के बल प्रयोग से लगना मुश्किल है। इसमें भी एक से ज्यादा लोगों की मौजूदगी का शक है। डॉक्टर गोस्वामी अपनी बातों में एक बात साफ करते हैं, 151 ग्राम लिक्विड का जिक्र है, ये बहुत ज्यादा है, इसमें प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि असल में ये मात्रा 15.1 ग्राम हो सकती है और पॉइंट के हट जाने से ये 151 ग्राम लिख गई। लेकिन अगर प्रिंटिंग एरर को भी सही माना जाए और ये माना जाए कि वजाइनल स्वैब से 15.1 ग्राम लिक्विड मिला है, तो भी ये मात्रा ज्यादा है, क्योंकि एक एवरेज आदमी एक बार में 5 ग्राम के आसपास ही सीमन रिलीज कर सकता है। हर एंगल से इस काम में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने का संकेत मिल रहा है।